सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रैलेट्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। लेकिन इस लेक्चर से पहले आपने रैलेट्स लॉ का पार्ट 1 ज़रूर देखना है, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, क्योंकि सॉल्यूशन दो तरह के हैं। एक वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होते हैं, यानी लिक्विड सॉल्यूशन होता है, और दूसरा वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट वो नॉन वोलेटाइल होता है, यानी सॉलिड होता है, और सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल होता है। उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैलेट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं, यानी दोनों लिक्विड हैं। तो हम 9 तरह के सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है। ये टोटल 11 है, लेकिन इनमें से ये जो है इसके लिए A1 के बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 है, तो ये पेवर A है। दिस इज अ पेवर A, और ये जो है इसके लिए XB 1 के बराबर है, जबकि XA 0 है, तो ये क्या है, पेवर B है। तो ये पेवर B हो गया, और ये पेवर A है। बाकी जो है ये सॉल्यूशन है, ये A, ये B, और बाकी जो है ये सॉल्यूशन है 9 तरह के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरह के सॉल्यूशन है। पहले सॉल्यूशन में XA जो है, यानी A का मोल फ्रैक्शन 0.9, जबकि B का मोल फ्रैक्शन 0.1 है। सेकेंड सॉल्यूशन में XA 0.8, XB 0.2, फिर ये XA 0.7, XB 0.3, और इस तरह यूँ हम जाते हैं तो सॉल्यूशन में XA की मिकदार कम होती जाती है, और यहाँ पर XA 0 हो जाता है, और XB की मिकदार जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये 9 तरह के सॉल्यूशन बनते हैं, और एक पेवर A है और एक पेवर B है। तो इनका हम ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ किस तरह आएगा। हम X एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लेते हैं, A का मोल फ्रैक्शन और B का मोल फ्रैक्शन, यानी X एक्सिस पे हम सॉल्यूशन की कंपोजिशन लेते हैं कि A सॉल्यूशन में कितना है और B कितना है। जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसके लिए XA 1 है और XB 0 है। जो लास्ट सॉल्यूशन है उसके लिए XB 1 है और XA जो है वो क्या है, वो 0 है। बाकी यानी फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट जो है ये पेवर A है, और लास्ट जो है ये पेवर B है। बीच में ये 9 तरह के सॉल्यूशन है। तो इन सब का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो Y एक्सिस पे हम लेते हैं, यहाँ पर इस तरफ हम A का वेपर प्रेशर लेते हैं, और यहाँ पर Y एक्सिस पे हम B का वेपर प्रेशर लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह के ग्राफ आ जाते हैं। ये वाला जो ग्राफ है ये PA है, यानी A का वेपर प्रेशर एबोव द सॉल्यूशन। ये वाला जो ग्राफ है ये PB है, यानी B का वेपर प्रेशर एबोव द सॉल्यूशन। और ये जो डॉटेड लाइन है रेड वाला, ये टोटल वेपर प्रेशर है A और B दोनों का, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो अगर हम यूँ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, तो A का मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है। इस वजह से A का वेपर प्रेशर भी कम होता जा रहा है, और यहाँ पर A 0 हो गया तो A का वेपर प्रेशर भी 0 हो गया। यूँ जाते हुए यहाँ पर 0 हो जाता है। इसी तरह जब हम यूँ आते हैं, यहाँ से इस तरफ जाते हैं, तो B का मोल फ्रैक्शन जो है वो कम होता जा रहा है। ये ब्लैक जो है ये B है। तो यूँ जाते हुए B का वेपर प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि ये B का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, इसका वेपर प्रेशर भी कम होता है, और यहाँ पर B 0 हो जाता है तो B का वेपर प्रेशर भी 0 हो जाता है। यहाँ पर A जो है इसको हमने रेड से रिप्रेजेंट किया है, A का मोल फ्रैक्शन, और जो B है उसका मोल फ्रैक्शन हमने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो ब्लैक लाइन है ये B का वेपर प्रेशर बता रहा है सॉल्यूशन में, जो रेड लाइन है ये A का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में, और जो डॉटेड लाइन है ये सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर बता रहा है। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें इस सॉल्यूशन के लिए, जिसमें A जो है उसका मोल फ्रैक्शन है 0.6 और B का मोल फ्रैक्शन है 0.4, तो यहाँ पर A का वेपर प्रेशर जो है वो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये A का वेपर प्रेशर है। यानी ये अगर हम यहाँ पर ले आए तो A का ये वेपर प्रेशर है। इस सॉल्यूशन के लिए ये A का वेपर प्रेशर है यहाँ से यहाँ तक, जबकि इसी सॉल्यूशन के लिए जो B का वेपर प्रेशर है वो ये है। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ
बी ब्लैक लाइन जो है, ठीक है। चलो इसको ए का वेपर प्रेशर मैं रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये है ए का वेपर प्रेशर, यहाँ से यहाँ तक, और जो बी का वेपर प्रेशर है वो यहाँ से यहाँ तक है। ये बी का वेपर प्रेशर है और ये ए का वेपर प्रेशर है। अगर हम इन दोनों को जमा करें, ए का वेपर प्रेशर और बी का, यानी ये बी का वेपर प्रेशर मैं यहाँ से उठाऊँ यहाँ पर रखता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये है बी का वेपर प्रेशर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये ए का वेपर प्रेशर है और ये बी का वेपर प्रेशर मैंने यहाँ पर उठा के यहाँ पर रख दिया, तो ये हो गया ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर लाइन आ गया, डेट आ गया, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये आ गया। इसी तरह अगर हम इस कंपोजिशन के लिए चेक करते तो ये बी का वेपर प्रेशर है और ये ए का वेपर प्रेशर है। अगर बी को यहाँ पर रख देते तो ये डॉट आता है। इन डॉट्स को मिलाकर हमारे पास टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाता है। एक चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये पी नॉट ए जो है ये प्योर ए का वेपर प्रेशर है, क्योंकि इस पॉइंट पर एक्स ए 1 के बराबर है, एक्स बी 0 के बराबर है, तो ये प्योर ए है। ये जो कंपोजिशन है ये प्योर ए है, तो प्योर ए का वेपर प्रेशर यहाँ पर है। जबकि अगर हम इस सॉल्यूशन को देखें तो ये प्योर बी है, इसमें एक्स ए 0 है और एक्स बी जो है वो 1 के बराबर है, तो प्योर बी है। प्योर बी का वेपर प्रेशर यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्योर बी और यहाँ से लेकर यहाँ तक प्योर ए है। तो प्योर ए का वेपर प्रेशर अगर आप देखें ये ऊपर है और प्योर बी का वेपर प्रेशर ये नीचे है, इसलिए कि ए जो है वो मोर वोलेटाइल है। इसका मतलब है ए के ज़्यादा वेपर्स बनते हैं। ज़्यादा वेपर्स बनने से क्या होता है कि उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है, और बी जो है वो चूँकि लेस वोलेटाइल है, वो तेज़ी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, इस वजह से उसके वेपर्स कम बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर भी कम रहेगा। एक और पॉइंट जो इस ग्राफ में है वो है ये सी पॉइंट, जिस पे ये दोनों ग्राफ जो है ए और बी वाले इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो सॉल्यूशन है, लेट सपोज ये वाला जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन जिसमें 0.3 जो है ये ए का मोल फ्रैक्शन है और 0.7 जो है ये बी का मोल फ्रैक्शन है। तो इस कंपोजिशन के लिए ये जो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जितना हमारे पास बी का वेपर प्रेशर है, ये है बी का वेपर प्रेशर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जैक्ट उतना ही इस पॉइंट के लिए ए का वेपर प्रेशर है। अगर हम इसको यहाँ पर ले आते हैं तो ये ए का वेपर प्रेशर है इस पॉइंट के लिए, यानी ये वो पॉइंट है, सी वाला जो पॉइंट है, ये वो कंपोजिशन है जहाँ पर ए और बी दोनों का वेपर प्रेशर इस कंपोजिशन में बराबर है। इस सॉल्यूशन में ए और बी दोनों का वेपर प्रेशर बराबर है। अगर हम देखें तो इस सॉल्यूशन में एक्स ए जो है वो 0.3 है और एक्स बी जो है वो 0.7 है, यानी एक्स बी ज़्यादा है, एक्स ए कम है, लेकिन फिर भी इस सॉल्यूशन में ए और बी दोनों का वेपर प्रेशर बराबर है। यानी हमारे पास पी ए बराबर है पी बी इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। ये क्यों? अगरचे एक्स ए हमारे पास ज़्यादा है, सॉरी एक्स ए कम है और एक्स बी ज़्यादा है, और हमें पता है कि पी ए दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी बी दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो अगर हमारे पास एक्स बी ज़्यादा है तो एक्स बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए था, पी बी ज़्यादा होना चाहिए था, और एक्स ए अगर कम है तो पी ए कम होना चाहिए, लेकिन दोनों बराबर है इस पॉइंट पर। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि एक और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। वो क्या है? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यानी ये प्योर ए के वेपर प्रेशर पे बी डिपेंड कर रहा है। इसी तरह पी बी दिस इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यानी जो बी का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में वो बी के मोल फ्रैक्शन पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन बी के जो प्योर हालत में वेपर प्रेशर है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। लिहाजा कंपोजिशन, इस कंपोजिशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर बी क्या है? वो ज़्यादा है, ए कम है, लेकिन चूंकि ए मोर वोलेटाइल है तो पी ए जो है ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये कम है तो ये ज़्यादा हो गया। इस वजह से दोनों का वेपर प्रेशर जो है वो बराबर हो गया। होना तो ये चाहिए था
कि बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता और ए का वेपर प्रेशर कम होता, लेकिन सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे ये डिपेंड नहीं कर रहा। मोल फ्रैक्शन तो बी का ज़्यादा है, ए का कम है। यहाँ पर एक और चीज़ पे डिपेंड करना है, प्योर हालत में जो वेपर प्रेशर है। तो प्योर हालत में जो वेपर प्रेशर है बी का वो ये है और ए का वेपर प्रेशर ये है। तो ए का ज़्यादा है यानी पी नॉट ए ज़्यादा है, पी नॉट बी कम है। तो ये जो है एक्स ए अगरचे कम है लेकिन इसका वेपर प्रेशर प्योर हालत में ज़्यादा है, इस वजह से पी ए बढ़ गया। और एक्स बी अगरचे ज़्यादा है लेकिन पी नॉट बी कम है इसका, तो लिहाजा पी बी जो है वो कम हो गया, यानी ए और बी का वेपर प्रेशर ये बराबर हो गया इस पॉइंट पर। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रॉलेट्स लॉ का। ये रॉलेट्स लॉ का पार्ट 2 है, इसके बाद हम कंटिन्यूस करेंगे इस लेक्चर को।